हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल कार्pe diem बाय राबिया खान, आज हम पढ़ेंगे उसका एपिसोड नंबर 34 या 35, मुझे याद नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होने वाला है। तुम ये क्या कर रहे हो? जुबान अटकी, अल्फाज खुश हलक से निकल नहीं पाए। उसने मुस्कुराहट दबाई थी। अंदर जाकर सोचता कि मैं क्या कर रहा था, और उसकी बात पर सरीना के दोनों रुखसार गुलाबी हुए थे। वो अगली कोई बात किए बगैर ही सांस से निकलता चला गया। वो जाने कितने पैर वहीं सिदा रही। माली की आवाज़ देने पर उसे एहसास हुआ कि वो दाखिली रविश पे खड़ी है। वो उसी ट्रांस में अंदर चली आई थी। हनीफा ने उसका चेहरा घुमाकर देखा। वो कमरे से बाहर निकल रहे थे। तुमने क्या चेहरे पर भी बागबानी की है? जी, उसने एकदम ही गायब दिमागी से चौंक कर कहा था। हनीफा ने उसके हाथों और चेहरे की जानिब इशारा किया। क्या किया है ये? उसने यूं ही दीवार गिर आईने में अपना सरापा देखा था। शौक से आंखें फैली। या अल्लाह, मैं कब से ऐसी लग रही थी? उफ, क्या हुआ? हनीफा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। बाबा, मैं कब से ऐसी लग रही थी क्या? आवाज में शदीद सदमा था। कैसी? वो उसकी बात समझ नहीं पाए थे। ऐसी। उन्होंने उसे सर से पैर तक देखा। मुझे तो प्यारी लग रही हो। वो उस जमसूट में तो और भी एडोरेबल लग रही थी। क्या हुआ? लेकिन वो अपने कमरे की जानिब भाग गई थी। पीछे कार ड्राइव करता वो अब तक मुस्कुरा रहा था। फिर से सर झटका। हद, इस लड़की से निकाह में महज 1-2 दिन रह गया था। आज सायरा ने ढोलकी रखी थी। सरीना के हाथों पर मेहंदी लगनी थी। लॉन्च के सोफे पे जरा पड़े खिसका का आकर दरमियान में बिछे कालीन पर लड़कियां दायरा बनाए बैठी थी। सरीना एक जानिब सोफे पर बरजमान थी। उसके दोनों हाथों पर मेहंदी लग रही थी। सायरा की किसी बात पर वो हंस भी रही थी। आज हनीफा ने सरदार को भी बुलाया था। सलमान भी चले आए थे। अरमान अलबत्ता ड्यूटी पर था, वो नहीं आ सका। उसे कल निकाह के लिए वैसे भी छुट्टी चाहिए थी। एक जानिब रखे सोफे पर वो तीनों बरजमान बातें कर रहे थे। गाए बगाए गाए बगाए लड़कियों पर निगाह भी डाल लेते जो सरीना को किसी बात पर तंग कर रही थी। सायरा सबसे ज्यादा पेश पेश थी। वो लड़कियां भी उसी की दोस्तें थी। दादा यासिर के क्या हालात हैं? सायरा ने उसे देखते हुए दादा को मायने खेजी से हाँक हाँक लगाई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा से थे। एजेंसी के काम में मसरूफियत केसेस, सच शुक्र कि वो कल एजेंसी नहीं जाएगा। उन्होंने कदरे बदमजा होकर कहा तो सायरा हंसी। फिर सलीना को देखा। वो उसे देखकर रह गई थी। सायरा से कुछ بعید नहीं था। उस पहर कोई दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल कोई दाखिली इस पहर कोई दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सबने गर्दनें फेरकर यकबारगी उस जानिब देखा। शगुफ्ता सामने मौजूद थी। हनीफा उठ खड़े हुए। ढोलकी रुक गई। लड़कियां चुप हो गई थी। वो आगे बढ़ आई थी। सलीना ने रुख फेर लिया। कुछ पल बाद वो अधूरी मेहंदी लिए उसके सामने कमरे में जमान थी। शगुफ्ता ने उसके चेहरे को बागौर देखा था। क्या तुम इससे शादी करने पर इतना ज्यादा खुश हो सलीन? उसने गहरा सांस लेकर चेहरा उठाया था। माँ, अगर आप फिर से बदमजगी चाहती हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। मुझे लगता है कि मैं पिछली दफा में आपकी तमाम गलतफहमियां दूर कर चुकी थी। वो चंद पल उसका चेहरा देखती रही, फिर सीधी हो बैठी। क्या तुम अपनी माँ को निकाह में शिरकत की भी इजाजत नहीं दोगी? उसने यकलख्ती चौंक कर चेहरा उठाया था। आप शिरकत करना चाहती हैं? हाँ, मैं अपनी बेटी के निकाह में शरीक होना चाहती है। मुझे हनीफा ने ही बताया तुम्हारा निकाह है। वो नहीं चाहता था कि तुम उस अहम दिन पर भी किसी भी किस्म की कमी महसूस हो। वो तुम्हें उस घर से बिल्कुल किसी नॉर्मल लड़की की तरह रुखसत करना चाहता है। बिलाशुबा वो बहुत एक अच्छा बाप है। सरीना ने उसे चंद पल देखती रही थी, फिर वो आगे बढ़ी और उससे आ लगी। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी माँ। कोई भी इंसान आपकी कमी पूरी नहीं कर सकता। शगुफ्ता ने गहरा सांस लेकर उसे अपने साथ लगाए रखा था। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकली तो चेहरा चेहरे आंसुओं से धुले धुलाए से लग रहे थे। बाहर मौजूद नफूस ने एकदम ही सुकून का सांस लिया। सायरा ने ढोलक संभाल ली थी। अब वो लड़कियों के साथ मिलकर गा रही थी। सरीना दोबारा दरमियान में आ बैठी थी। उसकी अधूरी मेहंदी मुकम्मल की जा रही थी। शगुफ्ता आप सरदार से निकाह के मुतालिक कुछ गुफ्तगू कर रही थी। उसी पहर सफ़ेद महल में वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठा किसी काम में मसरूफ था। जीन्स पर टर्टल नेक स्वेटर पहने मसरूफ सा। अगले ही पल मीसम ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। फिर उसे धकेल कर हल्का सा अंदर झाँका। बड़ी बेगम साहिबा आई हैं। उसके हाथ एकदम ही ठहर गए थे। एक पल के लिए चेहरा फेर कर मिस्टर की जानिब देखा। उन्हें कह दो दादा नहीं है घर पे, वो आपसे मिलने आई है। वो जो फिर से काम की जानिब मुतवज्जा होने लगा था, अगली पर ठहर सा गया। कुछ लम्हात बाद वो कमरे का दरवाजा अपने पीछे बंद करता बाहर निकल रहा था। सरदार ने जाने कौन से मुलाजिम को शहर से बुलवाया था। वो घर को सफ़ेद फूलों से सजा रहे थे। एक जानिब जालीदार पर्दे भी रखे थे। चांदियाँ भी मौजूद थी। वो सब पर एक निगाह डालकर मेहमान खाने की जानिब बढ़ आया था। सुल्ताना उसे सोफे पर बैठी नजर आई। सियाह लिबास में मलबूस नक्सक से तैयार। वो तो किसी इवेंट में शिरकत करने जा रही थी या वापस आ रही थी। वो उसके सामने सोफे पे आ बैठा। संजीदगी से उसे देखा। तो तुम आखिरकार शादी कर रहे हो? जी, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? वो उसे देखती रही। लबों पर तकलीफ दी थी मुस्कुराहट आ ठहरी। ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे शादियों के बाद अक्सर खुश नहीं रहते यासिर। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम खुश रह सकोगे? उसके लहजे में तलखी नहीं थी, अलबत्ता सवाल बहुत तलख था। वो बगैर असर लिए उसे देखता रहा। क्या आप मुझसे ये बात करना चाहती थी?
मैंने तुमसे एक अहम सवाल पूछा है, अगर तुम्हारे पास उसका वाज़ेह जवाब नहीं तो यकीनन मेरी पेशन गोई साबित होगी। वो सीधा हो बैठा था, उसकी आंखें अब की जख्मी सी दुख रही थीं। अपनी औलाद के बारे में वालिदैन को ऐसी पेशन गोइयां करने से परहेज करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे अक्सर शादियों के बाद खुश नहीं रह सकते। पिछली जिंदगी का जहर उनकी अगली जिंदगी में घुलने लगता है। वो ना चाहते हुए भी उस जहर को फैलने से रोक नहीं सकते। लेकिन मामा, हर दफा ऐसा होना जरूरी नहीं होता। इस जहर आलूद चक्कर को किसी एक इंसान को तो तोड़ना ही होता है, उससे पहले कि ये चक्कर मेरी नस्लें तबाह कर दे। मैं इस चक्कर को रोक दूंगा। मैं अपनी पिछली जिंदगी का जहर अपनी जिंदगी में घुलने नहीं दूंगा। मैं वो सब गलतियां कभी नहीं करूंगा जो आपने और बाबा ने की थी। सुल्ताना के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट वैसी ही रही। उसने हलक से बहुत सी गिरहें निकलकर उसे देखा था, फिर उठकर उसके पास चली आई। वो चेहरा उठाए उसे ही देख रहा था। मैं खुदा से दुआ करूंगी तुम कभी अपनी जिंदगी में वो गलतियां ना दोहराओ। वो आगे बढ़ी और फिर यासिर का चेहरा हाथों में थापा। वो जैसे सुन हो गया था, निगाहें पतरा गई थी। सुल्ताना अब झुककर उसे माथा चूम रही थी। वो साकित रहा। उसकी आंखों से 2 आंसू टूटकर यासिर के हाथों पर गिरे थे। मैं तुम्हें यहाँ मुबारकबाद देने आई थी यासिर, इस रिश्ते से तुम्हें बदजन करने नहीं। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी नस्ल में कोई भी टॉक्सिक पैटर्न दाखिल हो। मैं तुम्हारे बाबा से बहुत प्यार करती थी बच्चे, लेकिन उसने वक्त पर मेरी कदर नहीं की। मैंने भी अना में उसकी कदर करना छोड़ दी, लेकिन मैं तुम्हें भूल गई। मैं इस सब में भूल गई थी कि मेरा एक बेटा मेरे लम्स के लिए तड़पता रहता है। मैंने कोताही की, मैंने बहुत बड़ी कोताही कर दी, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ बेटा। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठने लगी तो यासिर करंट खाकर उठा। साथ ही दोनों बाजुओं से थाम कर उसे भी उठाया और वो बेतहाशा रो रही थी। यूं लगता था कि आज वो किसी भी तरह माफ़ी के बगैर यहाँ से टलने वाली नहीं थी। ये आप क्या कर रही हैं माँ? कुछ उसके अंदर टूटा था। मुझे उस लड़की ने आकर बताया कि तुम मुझे बहुत पहले माफ़ कर चुके हो। कुछ ही दिनों में मुझे कबूल भी कर लोगे। मेरा दिल उम्मीद की शमा को बुझने नहीं देता। मेरा वजूद हर आन उस बात पर मिसर रहता है कि तुम मुझे कभी ना कभी तो कबूल ही कर लोगे। क्या तुम मुझे अपनी इस नई जिंदगी में बाहैसियत माँ कबूल नहीं कर सकते यासिर? उसे दोनों बाजुओं से थामे वो उसे झंझोड़ रही थी। बेतहाशा आंसू टूट टूट कर उसके हाथों पर गिरने लगे। उसे लगा वो इनकार नहीं कर सकेगा। वो उन्हें खाली खाली सा देखने लगा था। क्या ये आपसे सलीना ने कहा था कि मैं आपको जल्द कबूल कर लूंगा? उसने बहुत धीमे से लहजे में पूछा था। सुल्तान ने महज सर इस बात में हिलाया था। उसकी आंखों में उम्मीद और खौफ बैक वक्त हिलकोरे लेने लगे थे। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है। जब उसने सब कहा था उसने तुम्हें इस्तेमाल किया तो मुझे बिल्कुल भी नागवार नहीं गुजरा था, क्योंकि वो तुम्हें कभी जानबूझकर तकलीफ दे ही नहीं सकती थी। उसने जो भी किया अनजाने में किया था। आप मेरी उससे शादी के खिलाफ नहीं है। सुल्ताना ने सीधी से सर नफी में हिलाया था। रुखसारों पर मौजूद आंसुओं को जल्दी से साफ किया। वो पहली बार गैर जानिबदारी से अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में उससे सवाल कर रहा था। सलीना मदर से ज्यादा मोहब्बत तुमसे कोई नहीं कर सकता। वो कुछ कह नहीं पाया। उसे लगा कि वाकई सलीना से ज्यादा उससे कोई मोहब्बत नहीं कर सकेगा। क्या मैं एक दफा, बस एक दफा तुम्हारे गले लग सकती हूँ? और वो उसे देखकर रह गया था कि क्या वो उनसे इनकार कर सकता था? अगर आज वो उसे इनकार कर देता तो शायद बाबा उसे कभी माफ नहीं करते। बाबा क्या, उसे तो सलीना भी माफ नहीं करती। उसके हल्क में आंसू जमा होने लगे थे। वो वही छोटा सा यासिर बन गया था। सुल्ताना अगले पल उसके सीने से आ लगी थी। उसने जाने कैसे उसके पास अपना बाजू लपेट दिए। दिल में जैसे कोई चुभन बाकी ना रही। अंदर दाखिल होते सरदार अपनी जगह ही ठहर गए थे। उनके लिए मंजर बहुत बेयकीन था। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है यासिर, बहुत ज्यादा। वो बुलंद आवाज से रो रही थी। यासिर ने आंखें बंद कर ली। उसने सुल्ताना को खुद से हटाने की कोशिश नहीं की थी। यकदम ही किसी की हिचकियों पर उन दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। सरदार दरवाजे में इस्तिदा आंखें रगड़ रहे थे। उफ, मैंने ये मंजर देखने के लिए जाने कितनी दुआएं की हैं मेरे बच्चों। वो आगे बढ़े और उन दोनों के गिर्द अपने हाथ लपेटे। यासिर हंस दिया था। सुल्ताना भी रोते रोते हंसती थी। दादा के हाथ इतने मजबूत नहीं थे कि उन दोनों को समेट सकते। यासिर ने उन दोनों को अपने ताकतवर हाथों में समेट लिया था। वो तीनों ही रो रहे थे। बाबा कहीं दूर खड़े उदासी से मुस्कुराते हुए। हवा की सरसराहट में खुशियां थी, सुकून था, मोहब्बत थी। रात गहरी हो गई थी। उसकी मेहंदी सूख गई थी। सब अपने अपने घरों को पलट गए थे। हर जानिब सुकनिया सी ठहरी थी। वो भी थक हार कर कमरे में चली आई थी। उसी पहर उसका फोन बजने लगा था। उसने दुपट्टा उतारकर बेड पर डाला और साइड टेबल की जानिब बढ़ाई। दूसरी जानिब अपने कमरे में बेड पर दराज यासिर ऊपर मौजूद तिरछी छत के शीशे से खूबसूरत रात तक रहा था। उसने फोन उठा लिया। ये कौन सा वक्त है शुरफा को फोन करने का? और एक दुल्हन को फोन करना तो बहुत ही नाजीबा सी हरकत है। उस खास कर उसने उसके होने वाले शौहर का। उसकी आवाज़ में शरारत सी थी, लबों पर मुस्कुराहट भी दबा रखी थी। सलीना, यासिर की मध्यम सी आवाज़ उभरी तो वो संजीदा हुई, दिल बेअख्तियार ही परेशान हुआ था। तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? वो एकदम चुप सी हो गई थी, फिर अपने पैरों को ऊपर चढ़ा लिया। चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से उमड़ आई थी।
साइड टेबल पर सुनहरा सा लैंप रोशन था। कमरे में खौफनाक सा अंधेरा फैला था। क्यों गार्ड जी, ऐसा क्या हो गया कि आपको हमारी कदर आ गई? नरमी से पूछा। सेलिना, तुम दूसरी दफा मेरा नाम ले रहे हो, अब बताओ क्या बात परेशान कर रही है? तुमने मामा से ये क्यों कहा था कि मैं उन्हें जल्द ही कबूल कर लूंगा? मैंने तो सिर्फ तुम्हें ये बताया था कि मैं उन्हें माफ कर चुका हूँ। सेलिना ने दूसरी जानिब गहरा सांस लिया था। पता है यासिर, तुम बहुत मजबूत हो, ऐसे ही किसी के सामने नहीं चटकते। तुम मुहाफिज हो, हिफाजत करने वाले वैसे भी बहुत ताकतवर होते हैं। उन्हें कोई चीज़ खौफजदा नहीं करती। वो हर शय झेलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन जानते हो, हर इंसान पर एक कमज़ोर पैर ज़रूर वारिद होता है। तुम हर वक्त मजबूत नहीं रह सकते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हर वक्त मजबूत रह सकते हो तो तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। जब तुमने मुझे छत पर बताया कि तुम उन्हें माफ़ कर चुके हो, तब मुझे अंदाज़ा था कि तुम उन्हें जल्द ही कबूल भी कर लोगे, क्योंकि तुम थक गए थे। इतनी तवील रंजिश पाल पाल कर तुम थकने लगे थे। तुम कबूल नहीं कर रहे थे, हालांकि तुम्हें बहुत पहले ये कर लेना चाहिए था। मैंने बस तुम्हारे लिए आधा काम किया, बाकी का काम अब भी तुम्हें ही करना है। वो सुकून से बोलकर खामोश हुई तो हर जानिब खामोशी छा गई। मैंने बाकी का काम कर लिया है सेलिना। वो अपने नाखूनों को देख रही थी। यकतक सीधी हुई आंखें हैरत से चंद पल फैली रहीं। क्या मैं उन्हें कबूल कर चुका हूँ? वो भाई दादा के साथ कल की तैयारी को डिस्कस कर रही हैं और वो मुझे इतनी खुश लग रही हैं कि मुझे अपने पिछले हर रवैये पर शदीद अफसोस हो रहा है। मैंने इतने साल ऐसे ही ज़ाया कर दिए। अगर तुम अभी भी ये आधा काम नहीं करती तो मैं ऐसी नेमत से महरूम रह जाता। तुम मुझे इतनी देर से क्यों मिली हो? उसने यासिर का ऐसा लहजा पहली बार सुना था। वो उसे कभी इतना कमज़ोर और बेबस नहीं महसूस हुआ था। वो तो हमेशा अटल लहजों में बात करने का आदी था। वो कुछ बोल नहीं सकी। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। दादा और आंटी को जो कुछ देखकर कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा। मेरे पास इस फीलिंग को बताने के लिए अल्फाज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों की तशनगी चंद लम्हात में ही ख़त्म हो गई है। वो उठ बैठा था। इस दफ़ा वो पूरे दिल से मुस्कुराई थी। ये कोई एहसान नहीं किया है मैंने तुम पर। तुमने भी तो मुझे मेरे बाबा लौटाए हैं, वो जिनसे मिलने की उम्मीद मुझे कभी नहीं थी। मुझे मुराद ताया बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन वो हमेशा सूर्य रहमान की इकायत को कोट किया करते थे कि एहसान का बदला एहसान के सिवा और क्या है। और मैं सोचती थी कि इससे ज़्यादा मुकम्मल बात और क्या हो सकती है भला। वो एक हथेली सामने फैलाए अपनी सूखी मेहंदी देख रही थी। मेहंदी सूखने के बाद जगह जगह से उतरने लगी थी। रंग गहरा सुर्ख आया था। कुछ इंसान आपके लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं यासिर। तुम मेरे उन इंसानों में से हो, मेरे जैसे राहिब, मेरे ख़ानदान वालों जैसे बिच्छू नहीं। एक पिछली बात के हवाले पर यासिर हल्का सा हंस दिया था। वो खुद भी हंस रही थी। जानते हो, इस बार तुम्हारे नाम की मेहंदी लगवाई है, पूरे होशो आवाज़ के साथ। मुझे नहीं पता था कि बेवकूफ़ियाँ अगर 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 अक्लमंदी के साथ की जाए तो इतनी खूबसूरत हो जाती हैं। वो कहकर मुस्कुराए। बेवकूफ़ियाँ अक्लमंदी के साथ सिर्फ आप ही कर सकती हैं मोहतरमा। और वो हंसी थी। फिर कुछ याद आया तो सीधी हो बैठी। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? हाँ। फिर इतने दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे तुम? अब के लहजे में शिकवा सा था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इस बात पर, उसी बात पर कि तुमसे मिलने क्यों नहीं आया। तुम इतनी अच्छी बातें करोगे तो मैं तुमसे लड़ूंगी कैसे? वो एकदम ही बोली थी। वो दूसरी जानिब हंस दिया। तुम्हें लड़ना क्यों है? मैं लड़ूंगी नहीं तो तुमसे नाराज़ नहीं हो सकती। नाराज़ नहीं होंगी तो तुम मुझे मनाओगे कैसे? तुम मनाओगे नहीं तो मेरी एक देरीना ख्वाहिश देरीना ही रह जाएगी। गॉड, तुम एक्ट्रेस क्यों हो आखिर? उस इमेजिनेशन के साथ तुम्हें राइटर होना चाहिए था। वो उठ खड़ा हुआ था, फिर खिड़की तक चला आया। लहजे में शरारत थी। वो यकीनन उसके चिढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। मुझे राइटर ज़रा से भी नहीं पसंद। क्यों? तुमने ये बात पहले भी कही थी। राइटर्स तो बहुत बाइज्जत और माशरे का अहम जुज़ू होते हैं। तुम्हें क्या मसला है ऐसे बेज़रर लोगों से? लहजे में अब भी शरारत थी। वो जानता था सेलिना अब उससे क्या जवाब देने वाली थी। बनो मत ज़्यादा। तुम जानते हो लिखारी असल में कैसे लोग होते हैं। तुम भी इस एजेंसी में काम करते हो जिसमें मैं काम करती हूँ। हम सब जानते हैं कि राइटर्स ऐसे हरगिज़ नहीं होते जैसे पेश किए जाते हैं। बाइज्जत बेज़रर। उसने सर झटका था। खुद पसंद, घटिया, मुफाद पसंद और इंतहाई आर्टिफिशियल लोग होते हैं। समझते हैं कि अगर वो लिख सकते हैं तो दुनिया फतह कर सकते हैं। ज़रा सी तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाती इनसे। कोई कुछ कह दे तो इन पर बड़े बड़े मुज़ामिन लिखकर मजम्मत करते हैं, जैसे दुनिया में उस एक मजम्मत की ही तो कमी रह गई थी। बकवास। लिखारियों के लिए उसके दिल में बहुत सा गुबार था जो अब निकल चुका था। वो एक साथ कहकर ही सांस ले पाई थी। मुझे नहीं पता था कि राइटर्स ने तुम्हारा इतना दिल दुखाया है। मैं सोचना भी नहीं चाहती इस खुशी के मौके पर उनके बारे में। उसने सर झटका था। यासिर ने भी गहरा सांस लिया था। फिर घड़ी की जानिब निगाह फेरी। रात के 2 बज रहे थे। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, मुझे सोना चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो स्किन बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगेगी, और अगर स्किन फ्रेश नहीं हुई तो मैं खूबसूरत कैसे लगूंगी? उसके कहने पर यासिर ने सर हिलाया था। दुनिया में और भी बहुत मसाइल हैं खूबसूरत लगने के अलावा। तुम तो कहोगे तुम हमेशा अच्छे जो लगते हो। वैसे मैं उन लोगों से बहुत जेलिस होती हूँ जो हर वक्त बगैर किसी मेहनत के अच्छे लगते हैं। तुम मान रही हो कि मैं तुम्हें हर वक्त अच्छा लगता हूँ? ये मैं बहुत पहले मान चुकी थी। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ।
हूँ, तुम भी सो जाओ, अपने निकाह वाले दिन तुम देर से उठे तो कितना बुरा लगेगा। उसी के साथ उसने अगली बात सुने बगैर ही फ़ोन रख दिया था। जो ही फ़ोन बंद किया तो साथ ही गहरा सांस भी लिया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सच शुक्र कि यासिर ने उसकी चोरी नहीं पकड़ी थी। उसने मोबाइल सामने डालकर बेसाख्ता ही अपने दिल पर हाथ रखा था। कल उसका निकाह था। ओ गॉड, कल उसका निकाह था। उसने दोनों हाथों से गुलाबी होते रुखसार छुपाए थे। नासिर ने मुस्कुराकर फ़ोन एक जानिब डाला और फिर से बेड पर दराज हो गया। अगले ही पल दादा ने उसके कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोला था। वो एकदम चौंक कर उस जानिब देखने लगा। तुम यहाँ लेटे हुए हो और बाहर बस हम दोनों ही काम कर रहे हैं। अब क्या जिसका निकाह है उससे भी काम करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे, शराफत से बाहर आ जाओ। ये जालीदार पर्दा दरमियान में लगाना है। मुलाजिम में से किसी का भी हाथ इतना ऊपर नहीं जा रहा। उससे चारों नाचार उठना ही पड़ा। अगले कई लम्हात वो जब स्टूल पर चढ़ा, रस्सियां बांध रहा था तो उसे हैरत हो रही थी। आप ये पर्दा दरमियान में लगा क्यों रहे हैं बेवकूफ़? एक जानिब तुम और दूसरी जानिब सलीना बैठेगी। वो स्टूल से गिरते गिरते बचा। क्या? तो और क्या, अब काम पर फोकस करो। पीछे बैठी सुल्ताना हंसती थी। थोड़ी तो इज्जत कर ले, कल निकाह है मेरा। दादा उसके शिकवे पर हंसे थे। इसीलिए तो हमारे पास हर रीज़न है आज तुम्हारी बेइज्जती करने का। सुल्ताना का कहका पीछे से एक बार फिर उभरा था और उनके ऐसे हंसने पर झीम सा गया था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। मैं तो अपनी शादी के लिए भी इतना पुरजोश नहीं था। स्टूल पर चढ़कर जालीदार पर्दा बांधता हुआ वो हंसा था। सरदार का बस नहीं चलता था कि सुबह का निकाह अभी करवा लेते। अगली सुबह आ गए। इतनी रोशन कि आंखें चुंदियाने का खदशा लगता था। सफ़ेद महल आज से पहले कभी इतना सफ़ेद और रोशन नहीं लगा था। सरदार भागे मुलाजमीन को हिदायत दे रहे थे। सुल्ताना भी सफ़ेद खूबसूरत लिबास में मलबूस फ़ोन पर किसी से महू गुफ्तगू थी। सरदार ने आज सफ़ेद कुर्ते पर स्याह वॉस्केट पहन रखी थी। आंखों पर सुनहरे फ्रेम की ऐनक भी लगा रखी थी। यासिर ने भी सफ़ेद कुर्ता पहना था। उसके साथ उसने कंधे पर स्याह शॉल ले रखी थी। कुछ ही पल में चंद और गाड़ियां घर के सामने आ रुकी। सरदार, यासिर और सुल्ताना उन्हें रिसीव करने बाहर तक आए थे। कुछ ही देर में साहिर भी चला आया था। सफ़ेद कुर्ते में मलबूस, वजिया और ऊंचा सा। घर में जालीदार पर्दे के इस पार मर्द बड़ जवान थे और दूसरी जानिब खवातीन बैठी थी। कुछ ही पल बाद सलीना को लाया गया। वो सायरा के साथ आई थी। उसके सफ़ेद कामदार दुपट्टे पर सुर्ख सितारों वाली जालीदार दुपट्टा आगे तक करके डाला गया था। वो पर्दे के उस पार बिल्कुल यासिर के ऐन सामने बिठाई गई थी। यासिर के दाएं जानिब अरमान और बाएं जानिब सरदार बैठे थे। निकाह ख्वाह अब निकाह नामे की चंद अहम सतूर पेज पढ़ रहे थे। वो एजेंसी में उसे पहली दफ़ा देख रहा था। सियाह लिबास में मलबूस, लापरवाह और खूबसूरत। अब वो उसे सड़क पर अपना मफलर दे रहा था। वो उससे किसी बात पर बहस कर रही थी। अब वो उसे स्टेज से वापस ला रहा था और वो उसके साथ खींची चली जा रही थी। अब वो उसके साथ जीनों पर चढ़ रहा था। वो उसे बेहोशी की हालत में लिए हॉस्पिटल भाग रहा था। वो उसके लिए नाखुशी से बर्गर और कोक लिए उसके अपार्टमेंट तक जा रहा था। वो उसके साथ रैंप पर चल रहा था। वो हनीफा के साथ उसके लिए तलखी से बहस कर रहा था। अब वो उसके लिए वाजिद को दरमियान में रोक रहा था। निकाह ख्वाह अब तक सतूर पढ़ रहे थे। वो जालीदार पर्दे के पार बैठी सलीना को देख रहा था। सुनहरी सी अफशा थी जो उन दोनों पर गिरने लगी थी। वो भागकर उससे आ लगी थी। अब वो उसका खून आलूद हाथ दबाए हुए थी। वो उसके सामने हथेलियां फैला उससे अपनी मेहंदी दिखा रही थी। वो उसके झुमके को उसके बालों से अलहदा कर रहा था। अब वो जीनों पर उससे एक जीने ऊपर खड़ा उसे कुछ समझा रहा था। अब वो उसे तारीख गलियों में हमला आवर से बचा रहा था। अब वो उसे बारिश तरह सीने पर बंद मुट्ठियों से मार रही थी। अब वो उसे लगी रो रही थी। उसने निकाह ख्वाह के सवाल पर आहिस्तगी से कबूले कहा था। अब वो उसके पीछे खड़ी उसे ऐसी खौफनाक जगहों पर बैठने से मना कर रही थी। कबूल है। अब वो उसके जख्म पर पट्टी बांध रही थी और वो रो रही थी जैसे जख्म यासिर को नहीं बल्कि उसे लगा हो। उसने एक भी निगाह उससे हटाए बगैर उसी रवानी से कबूले कहा था। उससे अब कागजात पर दस्तखत करवाए जा रहे थे। वो पुरसुकून चेहरे के साथ दस्तखत करता जा रहा था। अगले ही पल निकाह ख्वाह सलीना के जानिब उठ कर गया। उसने जालीदार सुर्ख दुपट्टे के पार से यासिर को देखा था। वो चंद पल देखती रही। निकाह ख्वाह अब फिर से सितूर पड़ रहे थे। वो आगे झुकी, एक रुखसार तले हाथ रखकर उसकी राइट प्रोफाइल बहुत दिलचस्पी से देख रही थी। अब वो उसकी आंखों की तारीफ भरी एजेंसी में कर रही थी। अब वो उसे गोलियां लगने पर रो रही थी। अब वो उसके पीछे हील्स के साथ भाग रही थी। अब वो उसके साथ खींची चली जा रही थी। वो बारिश तले उसके लिए बुरी तरह भीग रहा था। वो कदीम महल के अंदर उसके लिए दाखिल हो रहा था। वो उसके खून आलूद वजूद को अपने हाथों में उठाए हुए था। बावजूद उसके हाथों इस्तेमाल हुआ था। कबूल है, उसने खुद को कहते सुना। उसकी आवाज़ मध्यम थी, आंखों में हल्की सी नमी भी थी। वो सुर्ख हवेली में नंगे पैर भाग रही थी। फिर वो उससे आ लगी थी। अब वो उसे खुद से अलग कर रहा था। वो दोनों छत की तारीकी में बैठे किसी बात पर हंस रहे थे। वो उसे उस एजेंसी में नमाज पढ़ता हुआ देख रही थी। वो दादा और उसकी नोकझोंक पर मुस्कुरा रही थी। वो उसे अब किसी के सामने अपनी मंगीतर कह रहा था। वो उसके लिए लॉन्ग शॉट से लड़ रहा था। यादों का एक बेतरतीब सा रेला था जो एक साथ ही उस पर वारिद हुआ था। उसकी आवाज़ भीगने लगी थी। कबूल है, उसकी आवाज़ का भीगा सा तासुर
यासिर तक पहुंच गया था। वो उसकी कलाई थामे उसे रोने से मना कर रहा था। वो जख्म था और उसे आंसू बहाने से रोक रहा था। कबूल है, वो उसकी रुखसार पर झूलती लट पीछे कर रहा था। उसका कहना था कि वो लट उसे परेशान कर रही थी। हालांकि सच ये था कि अपनी लट में उलझी उसकी आंखें सलीला ने देख ली थीं। उस लट को समझाते हुए वो सलीना में कहीं उलझ गया था। इजाबो कबूल की मुद्दम आवाज़ें उभरी, फिर मुबारक सलामत की सदाएं उभरी। कागजात पर दस्तखत किए गए थे। दरमियान से पर्दा उठा लिया गया। उसने एक निगाह उठाकर उसे देखा। उसके ऊपर से सुर्ख दुपट्टा उतार लिया गया था। उसका दुपट्टा खुले बालों पर निफासत से टिका था। एक जानिब से सफ़ेद झूमर भी झांक रहा था। कानों में भारी बालियां, उसकी चूड़ियां, उसकी मेहंदी, उसका हल्का हल्का सा बनाव सिंगार, वो अपनी नजरें नहीं हटा पाया। सब सब उसे झुककर मुबारकबाद दे रहे थे। वो मुस्कुरा कर मुबारकबाद कबूल कर रही थी। फिर उसने यासिर की जानिब देखा। सुरमई आंखें, उसकी पसंदीदा आंखें। उन आंखों में अपने लिए सताइश देखने पर उसके रुखसार गुलाबी हुए थे। उसने नजरें फेर लीं। अगले कई लम्हात में उन दोनों को लॉन्च के दरमियानी सोफों पर लाकर बिठाया गया था। वो दोनों शाना बशाना आ बैठे थे। सायरा अपनी भारी कामदार लिबास को बामुश्किल संभालती किचन से मिसम के साथ मिठाइयाँ ला रही थी। अरमान एकदम ही उसके सामने आया था। कुछ बोझ में उठा लूं। उसने सर हिलाकर मिठाई की थाली उसे थमा दी थी। फिर दूसरी प्लेट लिए बाहर की जानिब बढ़ी। कहते हैं कि जो दूल्हे और दुल्हन की जगह पर बैठते हैं उनकी शादी भी बहुत जल्द हो जाती है। वाकई थैंक यू बता दिया आपने। अब मैं वहाँ हरगिज भी नहीं बैठूंगी। उसने कहा तो वो रुका। चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए थे कि सायरा बेसाख्ता हंसती थी। आपको मुझसे शादी करने की जल्दी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। इतनी संगदिल क्यों हैं आप नहीं जानते हर खूबसूरत लड़की संगदिल होती है। इतना कहा और आगे बढ़ गई। वो पीछे हैरतज़दा खड़ा रह गया था। अब घर वाले बारी बारी उन दोनों को मिठाइयाँ खिला रहे थे। अरमान के हाथ में एक अदद कैमरा था जिससे वो आड़ी तिरछी तस्वीरें ले रहा था। दादा की यासिर के साथ हंसती हुई तस्वीर, यासिर की दादा को घूरती हुई तस्वीर, सरीना के साथ दादा की शरारत से भरपूर तस्वीर, सायरा और सरीना की सरगोशी की तस्वीर, सुल्ताना और यासिर की फॉर्मल सी तस्वीर, हनीफा और सलमान की यासिर को छेड़ती हुई तस्वीर, सरीना की रुखसारों पर हाथ रखने वाली तस्वीर, उसकी और सायरा की तस्वीर, उसकी और यासिर की तस्वीर, शगुफ्ता और सरीना की गले मिलते हुए तस्वीर, हनीफा और सरीना की प्यारी सी तस्वीर, सलमान और सरीना की पार्टनर इन क्राइम वाली तस्वीर, साहिर और उन दोनों की तस्वीर, मीसम के साथ यासिर और सरीना की तस्वीर, आखिर में यासिर और सरीना की एक दूसरे की जानिब देखते हुए तस्वीर। बहुत सारी खूबसूरत यादें थीं जो जमा होती जा रही थी। तकरीर जरा सिमटी तो लॉन्च में वो चारों रह गए। वलीमे में किस किस को दावत दी है? सरीना ने पूछा। सारी एजेंसी के गार्ड्स को। उसके बजाय अरमान ने जवाब दिया था और वो बेइख्तियार हंसती थी। सायरा और अरमान अब किसी तस्वीर पर बहस कर रहे थे। सायरा का कहना था कि इस तस्वीर में वो अच्छी नहीं लग रही, लिहाजा उसे डिलीट कर दिया जाए, लेकिन अरमान का मानना था कि वो उसे सबसे अच्छी इसी तस्वीर में लग रही है। वो दोनों बहस करते उठकर गए तो सरीना और यासिर लॉन्च में तन्हा रह गए। वो दोनों बिल्कुल चुप बैठे थे, ऐसे जैसे करने के लिए कोई बात ही नहीं थी। खामोशी बहुत ऑकवर्ड होती जा रही थी। उन दोनों को ही कुछ बोलना चाहिए था और जो ही वो दोनों फैसला करके एक दूसरे की जानिब एक साथ मुड़े तो लम्हे भर को ठहर से गए। फिर एकदम ही दोनों हंस दिए, वो मैं, और एक बार फिर एक साथ बोलने पर वो चुप हुए और हंस दिए। सलीना ने रुखसारों पर हाथ रख लिए। उससे बहुत हंसी आ रही थी, शर्म भी आ रही थी, गुदगुदी भी हो रही थी। ये तुम अपने रुखसारों पर हाथ क्यों रखती हो? यासिर ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए पूछा था। वो गुलाबी चेहरे के साथ बताने लगी। माँ बताती हैं कि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, जब भी ऑकवर्ड होती हूँ तो अपने रुखसारों को दोनों हाथों से छुपा लेती हूँ। अच्छा, तो तुम अभी ऑकवर्ड हो रही हो? महफूज होकर पूछा। उसने उसकी जानिब देखा, फिर उसकी मुस्कुराती आंखों पर बेसाख्ता ही मेहंदी वाले हाथ रखे। वो हंस रही थी, यासिर मुस्कुरा रहा था। तो तुम अब मुझे ऐसे नहीं देखोगे? कैसे देख रहा हूँ भला? उसने उसके हाथ आंखों से हटाए नहीं थे। उफ यासिर, बदतमीजी मत करो यार, निकाह से पहले भी देखने नहीं दे रही थी, अब निकाह के बाद भी देखने नहीं दे रही हो, और बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? वो जैसे हैरान हुआ था। तुम मुझे अभी मत देखो, मुझे तुम्हारे ऐसे देखने पर गुदगुदी हो रही है। वो साथ हंस भी रही थी। अच्छा, अब नहीं देख रहा? हाथ तो हटाओ। उसने आहिस्ता से उसकी आंखों से हाथ हटा दिए थे। उसकी सुरमई आंखें सामने आई, उसकी हंसी सिमट गई थी। वो अब बेहद दिलचस्पी से उसे देख रही थी। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम कितने जालिम थे। जिसे अपनी ही आंखें पसंद नहीं थी, वैसे तुम ऐसी आंखों से नफरत कैसे कर सकते हो? सब मुझे कहते थे कि मेरी आंखें मामा जैसी हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर वक्त के साथ साथ मैं अपनी आंखों को नापसंद करने लगा। खबरदार, जो अब तुमने ऐसा किया है इनके साथ। उसने मेहंदी वाले हाथ से तंबिया की थी। यासिर की निगाहें उसके सुर्ख हाथों में उलझीं। उसने बेसाख्ता ही उसका हाथ पकड़ा था, फिर उस पर लगी मेहंदी देखने लगा, साथ ही दूसरा हाथ भी पकड़ कर देखा, फिर सर उठाया। मेरा नाम कहाँ है?
ये तो तुम ढूंढोगे ना, उसने ऐसे कहा जैसे कह रही हो कि सॉरी जी, मैं उसी में आपकी जरा सी भी मदद नहीं कर सकती। वो अब बगौर उन सुर्ख रंगों में अपना नाम ढूंढ रहा था। उससे अपना नाम नहीं मिला। कहाँ है, मुझे मिल क्यों नहीं रहा? वो इसीलिए कि तुम तवज्जो नहीं दे रहे, मैं पूरी तवज्जो से ढूंढ रहा हूँ, उसने सर उठाए बगैर एहतिमाम से कहा था। वो हंसती, फिर लबों पर हंसी दबाकर उसके झुके सर को देखने लगी। कुछ महसूस कर यासिर ने सर उठाया और फिर चौंका। उसकी आंखों की शरारत उसे कुछ गलत होने की आगाही दे रही थी। नहीं मिला, आंखें फैलाकर अंदाज से पूछा, तुमने नाम लिखवाया भी है या नहीं? वो मशकूक हो चुका था। सेलिना की दबी दबी सी हंसी उभरी। चिचिच, एजेंसी का गार्ड जिसे बड़े बड़े मुजरिमीन मिल जाते हैं, उसे अपनी मनकुहा की हथेली पर मेहंदी से लिखा अपना नाम नहीं मिल रहा। क्या कमाल अफसोस था। अंदाज में यासिर के नकुश बिगड़े। उसने अब के उसके हाथों को आंखों के बिल्कुल करीब कर लिया था। उसके ऐसे करीब करने पर सेलिना की हंसी उभरी। कुछ गलत था। यासिर ने भी फिर बेबसी से चेहरा उठाया था। समथिंग इज ऑफ। नहीं, यही है तुम्हारा नाम। नहीं, यही है तुम्हारा नाम। वो मिस्र थी। उसी पर सायरा अंदर आई तो यासिर को उसकी हथेली पर झुका देकर चौंकी। फिर बेसाख्ता ही उसका खेका उभरा। उसके पीछे अंदर आते अरमान भी उसी सिम देखा था। उसकी भी हंसी निकली थी। क्या हुआ यासिर? अरमान ने आगे बढ़कर पूछा। मुझसे बात मत करो, मैं अपना नाम ढूंढने की मिशन पर हूँ, उसने सर उठाए बगैर कहा। उन तीनों के खेके उभरे। सायर भी अंदर चला आया था। फिर आगे बढ़कर जरा झुका। यासिर की इंस्पेक्शन देखी। तुम गलत तरह से नाम ढूंढ रहे हो। उसके कहने पर सबने उसकी जानिब देखा था। लड़कियां एक ट्रिक के तहत नाम लिखवाती हैं। एक हुर्फ किसी मेहंदी के डिजाइन में होता है और दूसरा हुर्फ किसी और डिजाइन में। ये एक पैटर्न के तहत लिखा जाता है। ऐसा कि तुम्हारा नाम देखने पर पूरा लिखा हुआ हथेली पर, ये एक साथ कहीं नहीं लिखा होगा। और बाउले, ये तुम्हें दूर से नजर आएगा। दूर करो हथेलियां आंखों से। सब हंसे थे। साइड को भी हंसी आ रही थी। उसने हथेलियां दूर कर ली। उसका नाम वाजे लिखा हुआ था। वो महज दूर से देखने पर ही समझ आ रहा था। ढूंढ लिया, कारनामा सर अंजाम दिया। खैर मुबारक हो, अरमान ने कहा। यासिर ने सर हिलाया था। मुझे इतना तो मुजरिमीन को ढूंढने में भी नहीं सोचना पड़ता। मुझे तो नहीं पता था कि रहने से नाम लिखवाने में भी लड़कियां इतनी साइंस से संभाल करती हैं। वो खुश था। उसने नाम ढूंढ लिया था। फिर खाना खाया गया। खुशकप्पियों के दौरान चाय का भी दौर चला। हर जानिब गुलाब और मोतियों की महक सी थी। शाम उतर आई, जाने का वक्त हो गया था। हनीफा अब सलीना को लिए सरदार से इजाजत तलब कर रहे थे। फिर वो जरा फासले पर खड़े यासिर की जानिब बढ़ाए, उसे मुस्कुरा कर देखा और फिर गले लगा लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे लड़ते लड़ते एक दिन मेरे बेटे बन जाओगे। वो मुस्कुराया, फिर उनसे अलग हुआ। वो उसे दुआएं दे रहे थे। मेरा दिल नहीं कर रहा कि सलीना को जाने दूं। अभी भी रुखसती में एक दिन है, सरदार ने अफसोस से कहा तो सब हंस दिए। अब वो आगे बढ़े, सलीना को सर पर हाथ रखकर दुआएं दे रहे थे। फिर सब उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। 3-4 गाड़ियां एक साथ शहर की जानिब बढ़ी। वो सरदार, सुल्ताना, साहिर पीछे रह गए। फिर साहिर ने भी इजाजत तलब की और अपनी कार की जानिब बढ़ाया। एक पुरसुकून निकाह बाबरकत तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंचा था। अगले दिन एजेंसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत से रिपोर्टर्स जमा थे। युविल, नजर, अमजद, हनीफा, सलमान सब मौजूद थे। उस कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला था उनमें से किसी को इल्म नहीं था, लेकिन सलीना ने उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए बुलाया था। रिपोर्टर्स अपने लैपटॉप्स के सामने अलग अलग डेस्क पर बैठे थे। ऊंचे से हॉल के स्टेज पर एक चिकना सा टेबल मौजूद था। हॉल के पीछे मौजूद शीशों की खिड़कियों से रोशनी अंदर को गिर रही थी। उसी पर वो हॉल के अंदर दाखिल हुई। सियाह सिल्क का लिबास पहने, उसका पसंदीदा लिबास सियाह हाई हिल्स, गर्दन में जाना पहचाना सा सियाह मफलर लपेटे। एक जानिब कतार में कुर्सियों पर नामवर अदाकाराएं भी बरजमान थी। सुल्ताना भी उसी पल आकर पिछली नशिस्त पर बैठ गई थी। वो एतमाद से आगे बढ़ी और फिर टेबल के पीछे रखी कुर्सी खींच बैठी। सब उसकी जानिब भी मुतवज्जह थे। उसी पहर दाखिली दरवाजे से यासिर अंदर दाखिल हुआ था। सियाह पैंट, कोट, टाई और बालों को सलीके से जमाए। उसकी कलाई में घड़ी बंदी थी और वो भी उसी एतमाद के साथ पिछली नशिस्त पर जा बैठा था। सलीना ने चेहरा कदरे आगे किया, हल्का सा मुस्कुराई। मेरे ड्रामे के पोस्टर्स और मुझे असल जिंदगी में देखने के बाद आप फैसला कर सकते हैं कि मैं वाकईतन खूबसूरत हूँ। हॉल में मुस्कुराहटें उभरी थी। वो भी उसी से मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। उसकी खूबसूरती से ऑब्सेस्ड एक्ट्रेस। मेरे ड्रामे की कामयाबी और उसके रिकॉर्ड तोड़ते बिजनेस के बाद मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं नीचे से ऊपर आई, फिर पस्ती में धकेल दी गई और एक बार फिर मेरी शोहरत बुलंदियों को छू रही है। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत शिकवे थे, अब नहीं है। मैंने उस सफर में डिसऑर्डर्स की अजियत देखी, डायरेक्टर्स के नाजायज रवैये बर्दाश्त किए, टीवी स्क्रीन पर चलते ज्यादती से भरपूर तबसरों को खामोशी से सहा। जिंदगी ने वो कुछ भी दिखाया जो बताने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आज इस बारे में बात नहीं करने आई। आज मैं एक बेहद अहम फैसले के मुतालिक बात करने आई हूँ। उसने हाथ से साहिर को इशारा किया तो वो चंद कागजात लिए उस तक आया। हनीफा और सलमान चौंक कर सीधे हो
हो बैठे थे। उन दोनों ने एक पल के लिए बेयकीनी से एक दूसरे की जानिब देखा था। मैंने ये फैसला बहुत पहले ले लिया था, इतनी गुर्बत और भूख सहने के बावजूद भी, और मैं इस फैसले पर ज़रा भी घबराहट का शिकार नहीं हूँ। ना ही मुझे इस फैसले पर कोई गिल्ट है। मैं एक हल्की दिल और बोझ से आज़ाद कंधे लिए ये फैसला कर रही हूँ। उसने चेहरा उठाया, यासिर को देखकर मुस्कुराई, वो भी जवाबन मुस्कुराया था। मैं सरीना मजहर, हनीफा मजहर की बेटी, कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचकर इस एजेंसी से मुस्तफ़ा होती हूँ। मैं अपने पेशे, अपनी अदाकारी, अपनी ग्लैमर जिंदगी से दस्तबरदारी का ऐलान करती हूँ। वो चेहरा उठाए तमाश से कह रही थी। हॉल में एकदम ही बेचैनी सी फैल गई थी। एक्ट्रेस ने टांग से टांग उतार ली थी। नजर अमजद का मुंह खुला रह गया था। यासिर वैसे ही नरमी से मुस्कुराकर उसे देखता रहा। रिपोर्टर्स अब खटाखट की बोर्ड पर लिखते जा रहे थे। जिस जिंदगी ने मुझे जिल्लत से दो चार किया, जिस जिंदगी ने मुझे इज्जत का जायका चखने का मौका दिया, जिस जिंदगी ने मुझे आंसू दिए, जिस जिंदगी ने मुझे हंसी दी, जिस जिंदगी ने मुझे आसमान पर बिठाया, जिस जिंदगी ने मुझे जमीन पर दे मारा, जिस जिंदगी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, जिस जिंदगी ने मेरी जिंदगी आबाद की, मैं उस जिंदगी से दस्तबरदार होती हूँ। मैं सलीना मजहर ऐसी जिंदगी को दिन की वाज़ेह रोशनी में छोड़ रही हूँ जो कठिन वक्त आने पर मुझे तारीकी में छोड़ देती है। मैं इस शहरत, इज्जत, पैसे, मोहब्बत और नफरत को आप सबको गवाह बनाकर आज और अभी छोड़ रही हूँ। उसने सामने मौजूद कागजात पर दस्तखत किए। एतमाद उसकी आंखों, उसके लहजे, उसके अंदाज से झलकता था। वो आज फैसला करके यहाँ आई थी। हॉल में मरूब सी बेचैनी फैली हुई थी, जैसे उस इन सबको यकीन ना आ रहा हो कि वो ऐसे ताबनाक वक्त में अपनी जिंदगी छोड़कर जा रही है, लेकिन वो जा रही थी। उसने साइन करके पेपर्स टेबल पर रखे, कलम बंद किया, सर उठाकर हनीफा को देखा, फिर सलमान को देखा। उन दोनों की आंखें नम थी, लेकिन होंठ मुस्कुरा रहे थे। मेरे लोगों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे तारीकी हो चाहे रोशनी हो। अब मैं उनका साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं आइंदा जिंदगी में कभी भी इस पेशे से जुड़ने का इरादा नहीं रखती। मैं आइंदा कभी अदाकारी नहीं करूंगी। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। टीवी की जानिब बेयकीनी से देखता वाजिद सुन था। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती मारिया लम्हे भर को मुस्कुराई थी। वो जानती थी कि सलीना जिंदगी में जीत गई थी और आज मैं आप सब लोगों के सामने एक अहम बात तस्लीम करने लगी हूँ। वो ठहरी, फिर गर्दन उठाकर जैसे किसी को तलाश करना चाहा। मैं दुनिया के सामने यासिर आलम को अपने शरीक हयात तस्लीम कर रही हूँ। हम पिछले दिनों ही निकाह के ताल्लुक में बंधे हैं। मैंने सोचा जो शख्स मुझे मेरे अंधेरों में नहीं छोड़ सका, वो मुझे मेरी रोशनियों में कैसे छोड़ सकता है। उससे पहले कि वो मुझसे दूर जाने का सोचता, मैंने उसे खुद से बांध लिया। अब वो चाहकर भी मुझसे भाग नहीं सकता। हॉल में कह के गूंजे थे। वो बस मुस्कुरा रहा था। एक्ट्रेस की कतार में बैठी जूलिया बेयकीन थी। मैं चाहती हूँ कि यासिर आलम यहाँ स्टेज पर आए और मुझे उस जिंदगी से बहुत बाइज्जत तरीके से अपनी जिंदगी में लेकर जाए, ताकि लोग याद रखें कि बाज़ एक्ट्रेस ना गिरती हैं ना टूटती हैं, बल्कि वो बहुत एतमाद और बेखौफी से इस जिंदगी को छोड़कर भी जिंदा रहती हैं, सर्वाइव करती हैं, सांस लेती हैं। मैं एक एक्ट्रेस हूँ जो अपने बॉडीगार्ड का इंतजार कर रही हूँ। एकदम ही युविल उठ खड़ा हुआ था। फिर उसने चेहरे पर सलीना के लिए ढेरों फखर लिए, तालियां बजाईं। अगले ही पल सलमान भी उठ खड़े हुए, फिर हनीफा, फिर सुल्ताना, फिर नजर, फिर एक्ट्रेस, फिर सब रिपोर्टर्स। हॉल तौलियों से गूंज उठा था। तालियां इतनी तेज थीं कि उसे कान पड़ी आवाज तक सुनाई ना देती थी। उमर अपने लॉन्ज में बैठा उसके लिए तालियां पीट रहा था। शगुफ्ता अपने टीवी के सामने बरजमान रोते हुए तालियां बजा रही थी। सायरा मेकअप छोड़े ताली बजाती रही थी। दादा अपने टीवी हॉल में बैठे तालियां बजा रहे थे। उसकी सबसे बड़े फैन बॉय साहिर स्टेज पर उसके पीछे खड़ा तालियां बजा रहा था। निचले फ्लोर के गार्ड्स अपने तमाम कामों को पस्ते पोश डाले उसके लिए फखर से तालियां बजा रहे थे। उनकी ब्यूटी क्वीन सेलिना। वो उठा, उस तालियों की गूंज में स्टेज की जाने बढ़ा, फिर आगे बढ़कर उससे हाथ दिया। वो उसका हाथ थामे उठ खड़ी हुई थी। रिपोर्टर सब उन दोनों की तस्वीर खटाखट ले रहे थे। फिर उसने सेलिना को साथ लिया। वो दोनों अब एतमाद से चलते नीचे उतर रहे थे। रिपोर्टर्स उनके साथ ही बाहर निकले थे। यासिर ने उस पर एक निगाह डाली थी। पता नहीं मुझे तुम्हारे लिए आगे और क्या क्या करना होगा। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो। वैसे ये मफलर मेरा है, लेकिन अब तो ये मेरा है। मुस्कुराकर कहा तो वो हंस दिया। वो दोनों अब रिपोर्टर्स के रेले के साथ दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। उनका कपल दिन की रोशनी में मजीद जगमगाने लगा था। एक वक्त था जब वो उसे उसी दाखिली हॉल के सामने पहली दफा रिपोर्टर से बचा रहा था, और एक ये वक्त था कि वो उसे साथ लिए आगे बढ़ रहा था। वो हर जगह उसके साथ था। दाखिली दरवाजे के सामने वो दोनों ठहरे, फिर एक दूसरे की जानिब देखा। अच्छी लग रही हो। मैं कब अच्छी नहीं लगती। नोक झोंक जारी थी। लोग पीछे रह गए, बस वही दोनों आगे बढ़ रहे थे। वलीमा और रुखसती एक ही दिन रखी गई थी। हॉल की रोशनियों में एक जानिब गार्ड्स बरजमान थे, एक और दूसरी जानिब ट्रस्ट के बच्चे। दरमियान में स्टेज तक जाता रास्ता फूलों से बस सजा था। वो स्पॉटलाइट में हनीफा का हाथ बाजू से थामे स्टेज तक बढ़ रही थी। वो सामने स्टेज पर खड़ा उसे घुंघसा देख रहा था। सुर्ख लहंगे में वो इतनी हसीन लग सकती थी, उसने पहले कभी नहीं सोचा
सोचा था। उन दोनों ने ट्रस्ट के बच्चों के साथ खाना खाया, फिर वो पूरे एहतमाम से उसके घर रुखसत होकर आ गई। फजूल रस्मों और किस्म के शोर हंगामे के बगैर उनकी रुखसती बहुत बाबरकत तरीके से हुई थी। वो उसके कमरे में बरजमान थी। उसके लिए उसके कमरे में मौजूद होना इतना नेचुरल था कि वो बिल्कुल भी किसी घबराहट का शिकार नहीं थी। वो कमरे में आया, उसे देखा, मेरी लिबास तब्दील कर रहा हूँ, मुझे उसका बो चुभ रहा है। आते ही उसने ये कहा था। वो ठहरी, फिर हंस दी। कुछ पल बाद उसने भी लिबास तब्दील कर लिया था। अब वो मेकअप ज्वेलरी से आज़ाद हुई, कमीज सलवार में मलबूस थी, बाल खुले और शेफून का दुपट्टा ओढ़े। दादा के पास चलते हम तीनों ने ठीक से खाना नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लग रही है। आरामदेह से सुरमई कमीज सलवार में मलबूस यासिर ने सर हिलाया था। फिर वो दोनों सरदार के कमरे के दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हुए थे। दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने दरवाज़ा खोला और चौंके। तुम दोनों इस वक्त? दादा, भूख लग रही है, क्या आपको नहीं लग रही? सलीना ने कहा। वो कभी एक को तकते तो कभी दूसरे को, फिर वो बेख्तियारी हंसती है। अगले कई लम्हात में किचन से उठापटक की आवाज़ें आ रही थी और वो दादा गोल टेबल पर बैठे थे। सरदार उसे अपने वक्त का कोई किस्सा सुना रहे थे और वो इन्हिमाक से सुन रही थी। यासिर उनके लिए खाना गर्म कर रहा था। कुछ पल बाद वो तीनों बातें करते करते खाना खा रहे थे। बच्चे, इतना बड़ा फैसला लिया तुमने? यासिर को पहले से बताया था? वो उनके सवाल पर मुस्कुराई थी। जी दादा, उसे पहले से बताया था। और उसका क्या रद्द अमल था? उसने कहा, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, मैं तुम्हें हर जगह सपोर्ट करूंगा। उसके जवाब पर दादा ने मोहब्बत से यासिर को देखा था। वो रुखबत से खाना खा रहा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये कितना प्यारा है। इन्होंने सरीना के जानिब झुककर सरगोशी की थी। मैं सुन सकता हूँ, यासिर ने कहा तो वो दोनों हंसती है। फिर सरीना दादा की जानिब झुकी। दादा, मुझे भी यही लगता है। इस बार वो हंस दिया था। खाना खाया जा चुका था। वो बर्तन समेटकर सिंक में जमा कर रही थी। अच्छा बच्चों, अब मैं सोने जा रहा हूँ। तुम लोगों की शादी ने मुझे थका दिया है और तुम लोग भी आराम करो। सरीना बच्चे, ये बर्तन सुबह मिसम धो लेगा, तुम आराम करो। जी दादा, उसने कहा। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे। वो अब आस्तीने चढ़ाए बर्तन धोने की तैयारी में लग रही थी। यासिर ने उसे देखा। मिसम कर लेगा सलीना? जी काट जी, मुझे पता है वो कर लेगा, लेकिन एज अ ह्यूमन मेरी भी कुछ वैल्यूज है। मुझे छोटे झूठे बर्तन रखकर सोना बिल्कुल नहीं पसंद। अभी आप यहाँ आए और बर्तनों को साफ कपड़े से सुखाकर स्टैंड पर रखते जाए। खबरदार, जो आवाज़ की। दादा सो रहे हैं, उसने हिदायत दी। वो आगे बढ़ाया। वो बर्तन धो धोकर उसे दे रही थी और वो कपड़े से सुखाकर स्टैंड पर रख रहा था। उसका शेफून का दुपट्टा पीछे कुर्सी पर लटका था। तुम अपने फैसले से खुश हो? उसने उसे देखते हुए इत्तेजार किया था। वो मुस्कुराई, एक लट रुखसार पर झूलने लगी। बहुत, ना सिर्फ खुश बल्कि मुतमईन हूँ। क्या तुम मेरे साथ खुश हो? ऑफ कोर्स, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो उसे चंद पर चेहरा फेरे देखता रहा। बर्तन जल्द धुल गए। उसके हाथ पानी में रहने के बायस यक हो रहे थे। उंगलियां आगे से सुर्ख हो रही थी। यासिर ने उसके हाथों को देखा और फिर उसे भी अपने साथ कमरे की जानिब बढ़ा। अब वो तौलिया से उसके हाथ खुश्क कर रहा था और वो महज उसे देख रही थी। उसने तौलिया एक जानिब डाला, फिर उसके हाथों को अपने सीने पर रखा। अब सरीना के यक हाथ उसके गर्म हाथों तले दबे थे। वो उसके बेहद पास खड़ी थी। कितने ठंडे हो रहे हैं हाथ तुम्हारे, मुझे यकीन है अब गर्म हो जाएंगे। उसके कहने पर वो मुस्कुराया था, फिर उसे देखता रहा। कभी कभी मुझे नहीं पता था कि मुझे किसी लड़की से इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि मैं उसके यक हाथ अपने हाथों से गर्म रखने की कोशिश करूंगा। सरीना की पलकें लम्हे भर को झुकी थी। वो उसकी झुकी पलकों को देख रहा था। लेकिन अब तुम्हें मोहब्बत हो गई है और तुम ऐसा कर रहे हो। उसने बामुश्किल मुस्कुराकर चेहरा उठाया। वो उसे ही तक रहा था। उसकी पलकें गिरने उठने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसकी गिरती उठती पलकें उसे उलझा रही थी। नहीं, मुझसे मोहब्बत कब हुई थी यासिर? कुछ पल बाद उसकी नज़रों से घबराकर उसने सवाल किया, फिर उसे देखा। उफ, उन आंखों में देखना आज से पहले कभी इतना मुश्किल नहीं था। इस बात का जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरी तरफ देखना होगा। उसकी मुस्कुराती आवाज़ पर सरीना ने उसे बेयकीनी से देखा था। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? देख सकती हूँ मैं तुम्हारी तरफ, मैं तुमसे हरगिज नहीं शर्माती। जी कड़ाकर कहा। वो मुस्कुराया, फिर लब दबाकर बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। अपने हाथों तले दबे उसके हाथों को निगाहों के सामने किया, इसे देखा, फिर उन बाकी हाथों पर झुका और उन्हें बारी बारी चूमा। सरीना मजहर का चेहरा कानों की लौ तक सुर्ख हुआ था। वो जैसे लम्हे भर को उसके सामने बेबस हुई थी। उसे लगा वो मस्जिद खड़ी नहीं रह सकेगी, या शायद उसके इतना करीब खड़ी नहीं रह सकेगी। यासिर, उसने उलझती सांसों के दरमियान उसे पुकारा था। वो अब उसके हाथों को अपनी आंखों से लगा रहा था। कुछ था उसके अंदाज में कि सरीना की आंखें नम होने लगी, अकीदत से थी उसके अंदाज में। उसने उसके हाथों को एक बार फिर से अपने हाथों तले रखा था, एन सीने पर, उसी क्लब में जहाँ तुम्हें उस काम के जरिए बुलाया गया था। मुझे तुमसे वहाँ मोहब्बत हुई थी। उसकी आंखों में हैरत सी उतरी। वहाँ? हाँ, एक लड़की मुझे इतनी उम्मीद से देख रही थी कि मैं उसे ऐसी जगह छोड़ नहीं जा सकता था और मुझे लगा कि मैं वाकई नहीं जा सकता। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन आगे बढ़ नहीं सका। उस लड़की की आंखों ने मेरे कदम जंजीर कर दिए थे। मुझे लगा मैं उसे अपने साथ लिए बगैर यहाँ से हिल नहीं सकूंगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो यकीनन उसके लिए इंकिशाफ पर हैरान हुई थी, फिर मुस्कुराई।
लेकिन तुमने कभी भी प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं बताया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। अल्फाज और लहजे में शिकवा सा था। वो ज़रा सा आगे झुका, आंखों में शोखी थी। किसने कहा मुझे आपसे मोहब्बत है? उसकी मुस्कुराहट गायब हुई, आंखों में खुफगी सी उभरी। क्या नहीं है? नहीं सेलिना जी, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते, हम आपसे इश्क करते हैं। वो जो लड़ने के लिए लब खोल ही रही थी, ठहर गई। उसे जैसे यकीन नहीं आया। उसके चेहरे के बदलते रंग देखकर वो एकदम हंसा था। उसने तेजी से अपने हाथ उसके हाथों से निकाला। तुम शुरू से ही इतने बेबाक थे या मुझसे मिलने के बाद हुए हो? उसने रुख फेर कर रुखसार दोनों हाथों से छुपाते हुए पूछा था। वो मुस्कुराहट रोककर आगे आया। मुझे लगता है ये सब आपकी सोहबत का असर है। तुम वो पलटी फिर से देखा। प्यारा होना बहुत, वो हंसती। पागल हो तुम? वो चंद पल उसे देखती रही थी, जाने क्यों उसकी आंखें लम्हे भर को नम हुई थी। रोना क्यों आ रहा है? नरमी से पूछा। साथ ही उसके बालों पर हाथ फेरा, जैसे उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लगा था मैं जलील हो जाऊंगी, डूब जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, लेकिन उसकी आवाज़ कांपी। यासिर अब झुककर अकीदत से उसके बालों को चूम रहा था। उसने शुक्र से आंखें बंद कर ली। ऐसे कैसे जलील हो जाओगी? वो अब उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू टूटा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे मिल सकते हो। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई मुझसे भी इतनी मोहब्बत कर सकता है। वो अब अंगूठे से उसका भीगा रुखसार साफ कर रहा था। फिर उसे बेहद नरमी से खुद से लगाया, फिर लगाए रहा। कुछ नहीं कहा। सारे अल्फाज बेमायने हो गए। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। उस कहानी में बच्चे स्कूल की बेरहमी का शिकार होते हैं। वो तारीकी में डूबे बेबस बच्चे थे, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक उस्ताद आया जिसने उन्हें ये बताया कि ज़िंदगी माजी और मुस्तकबिल के गम से आज़ाद होकर जिंदा रहने का नाम है। ज़िंदगी कार्पेट डाइम का नाम है। वो बच्चों को कहता था कि उसे उसके नाम की बजाय ओ कैप्टन, माय कैप्टन कहकर बुलाएं। जानते हो क्यों? वो उससे अलग हुई, उसे चेहरा उठाकर देखा। वो नरमी से उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि वो उन बच्चों का निजात धंधा था। वो उनका सोल्जर था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने उन सबको तारीकियों से निकाला था। वो उनका कैप्टन था। मैंने अपने आस पास कैप्टन तलाश करना चाहा, मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मुझे एहसास हो रहा कि मेरे कैप्टन तो तुम हो। ओ कैप्टन, माय कैप्टन। वो मुस्कुरा दिया था, फिर उसे दोबारा खुद से लगाया, उसके सर पर अपनी ठोड़ी रखी। हाँ, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और इस कैप्टन के पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? वो उससे अलग नहीं हुई। कल हम एक फैमिली ट्रिप पर जाएंगे, तुम, मैं, दादा, अरमान, सायरा, मामा, चीफ, सलमान अंकल, हम सब। वो उससे अलग हुई थी, आंखों में ढेरों बेयकीनी लिए उसे देखा। वाकई, हाँ, हम कल फैमिली ट्रिप पर जाएंगे, कैंपिंग करेंगे, मैं बस चला जाऊंगा, तुम सब पीछे बैठकर सफ़र एंजॉय करना। तुम्हारा एक ख्वाब, अपना एक ख्वाब मैं ऐसे पूरा करना चाहता हूँ। वो हंसती, उसे रोना भी आ रहा था। उसने शिद्दत जज्बात से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। तिरछी छत के नीचे खड़े वो दोनों एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे, और वो थे समुद्री जहाज़ों के मानिंद के जो सफ़र करते थे समुद्र की तारीक गहराइयों में, और ढूंढ लाते थे एक उजला दिन जो ठहर जाता था, बिल्कुल किसी बुलंद जहाज की मानिंद समुद्री सतह पर। खत्म शुद्ध।